नमस्कार प्यारे साथियों। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसी के रिगार्डिंग आज हम एक और सेशन ले रहे हैं। दरअसल आप लोगों को पता ही होगा कि 8 अगस्त को इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी और भूगोल इन 4 सब्जेक्टों की साक्षात्कार होने के बाद जो प्रोविजनल लिस्ट होती है वो जारी हुई है। उसके बाद मेरे पास इतने सारे कमेंट और मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि शायद अब से पहले नहीं आए थे इतने। और उसके पीछे वजह एक ही है लोगों की कि अपनी असफलता को स्वीकारना ही नहीं चाहते हम, और बस यूनिवर्सिटी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि सर हमें तो प्रक्रिया ही समझ में नहीं आ रही कि ये इन्होंने कैसे किया है। हमारा तो साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ था, हमारा एडमिशन होना चाहिए था, और हम अपने मार्क्स देखना चाहते हैं, हम आरटीआई लगाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। कई लोग मेरे से जिद करने लग जाते हैं, नहीं सर ऐसे था, नहीं सर ऐसे था। अरे भाई, जब आप लोगों को पता है तो मेरे पास कॉल क्यों कर रहे हो? और फिर देखो, मैं समझता हूँ कि जब इंसान को असफलता मिलती है तो उसकी भावनाएं कुछ उग्रतावादी हो जाती है ना? तो उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों को जो पीएचडी करने जा रहे हैं। तो हमारी जो तर्क शक्ति है, हमारा जो विवेक है, वो इतना तो जागृत रहना ही चाहिए कि सीटें जितनी थी उससे कई गुना ज़्यादा तो जेआरएफ वाले थे। तो आप सोचिए कैसे वो सेलेक्ट कर पाते प्रत्येक स्टूडेंट को। तो सीधी सी बात है, असफल होने वालों की संख्या ज़्यादा होनी है। और मेरे पास भी इतने सारे मैसेज आने लाजमी है, मैं भी समझता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब इतने विचलित रहो। महज एक एडमिशन ही तो था और उसको लेकर भी आप इतने विचलित हो रहे हैं। ये आप लोगों के साथ ही नहीं होता, हर विद्यार्थी के साथ में ऐसा होता है। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। 2019 में पांच यूनिवर्सिटियों के फॉर्म अप्लाई किए थे मैंने, तब जाके मुझे पीएचडी में एडमिशन मिला था, जबकि मेरा जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया था। यानी कि 2019 में मैंने 5 यूनिवर्सिटियों में फॉर्म अप्लाई किया, तब जाके पीएचडी में एडमिशन मिल पाया, और जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो जेआरएफ होना तो बहुत आसान है। आप जेआरएफ पास होने के बाद अपने आप को शहंशाह मत समझिए कि हमने तो जेआरएफ पास कर ली, हम ही शहंशाह हैं। नहीं भाई, बहुत घूम रहे हैं जेआरएफ वाले, और बहुत घूम रहे हैं पीएचडी वाले भी, है ना? जब तक हमारे अंदर एक विशिष्टता नहीं आ जाती, किसी भी काम को करने की महारत हमारे अंदर नहीं आ जाती, तब तक आपको कोई नहीं पूछने वाला। चाहे डिग्रियों का आप अंबार लगा लें, कितनी डिग्रियां अपने पास इकट्ठी कर लें, कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो अपनी असफलता को स्वीकारना सीखें। और ये असफलता नहीं है, आप ये मान के चलिए कि आप इतना ही सीखे थे, अभी आपको और सीखना है। और यदि आप उस लेवल के योग्य होंगे, एडमिशन के योग्य होंगे, तो आपको एडमिशन मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। 2019 में मैंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई किया। पहला मेरा जो पीएचडी वाला फॉर्म था वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का था, और मैं भी एकदम अलमस्त था कि मैं तो जेआरएफ वाला हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा। और जब लिस्ट आई, कौन सी वाली, केवल इंटरव्यू के लिए जो बुलावा आया था ना, उसकी लिस्ट, और उस लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था। यानी कि मेरा इंटरव्यू कॉल तक नहीं हुआ, और मैं ऐसे फूल के बैठा था कि मेरा तो एडमिशन ही हो जाएगा। फिर मैंने वही आपकी तरह मैंने भी यूनिवर्सिटी को सीधा कॉल लगाया कि सर मेरा जेआरएफ था, फॉर्म भी अप्लाई किया था, भेजा भी था, फिर इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं हुआ, उस लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। तो उन्होंने फिक्स मेरे को एक परसेंटेज का क्राइटेरिया बताया कि आपकी मास्टर में इतनी प्रतिशत से कम होगी, इसलिए आपका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। मैंने कहा सर बिल्कुल उससे कम है। तो बोले इसलिए नहीं हुआ। तो ये कंडीशन थी, मेरा तो इंटरव्यू कॉल तक नहीं हुआ था। आप लोगों ने कम से कम इंटरव्यू दिया है, ये बड़ी बात है। प्रत्येक स्टूडेंट ने एमडीएसयू में जाके इंटरव्यू दिया है, अपने आप में बड़ी बात है कि प्रत्येक को बुला लिया। वरना जेआरएफ वालों तक को इंटरव्यू देने तक नहीं बुलाया था। आप एडमिशन की बात कर रहे हो, है ना? उसके बाद मेरी आंखें खुली। दरअसल मेरे पास समस्या ये थी
कि मेरी जो जेआरएफ थी ना वो एमए प्रीवियस होने के बाद ही हो गई थी, है ना। तो 1 साल तो मेरी एमए होने में ही निकल गई और मेरे पास था सिर्फ समय 1 साल का। उसमें भी 6 महीने मैंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के चक्कर में निकाल दिए और अब बचे थे मेरे पास 6 ही महीने। उसके अंदर अंदर मेरे को पीएचडी में एडमिशन लेना था, क्योंकि उस ज़माने में जेआरएफ के लिए 2 ही साल का समय मिलता था, आजकल 3 साल का मिलता है। तो 2 साल के अंदर अंदर मेरे को एडमिशन लेना था, वरना मेरी जेआरएफ लैप्स हो जाती या फिर मैं फिर से जेआरएफ पास करूँ। तो ये समस्या थी उस टाइम पे मेरे सामने भी। फिर मैंने डीयू का फॉर्म अप्लाई किया, बरकतुल्ला खां यूनिवर्सिटी भोपाल में अप्लाई किया, अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या वाला किया और एमपेट जो आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी का वो भी किया। इतने सारे फॉर्म अप्लाई किए थे एक साथ और तब जाके मेरा 2 यूनिवर्सिटियों में मैं इंटरव्यू दे के आया, डीयू में दे के आया और अवध यूनिवर्सिटी में दे के आया। अवध में मेरा हो गया था तो फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, डीयू वगैरह में मैं इंटरव्यू दे के आया, लेकिन वहाँ पे मेरा नहीं हुआ था और वहाँ पे हो गया था तो फिर मैंने पहले फ़ीस वहाँ जमा करवा दी थी, क्योंकि मेरा जेआरएफ लैप्स होने में मात्र 40 दिन बचे थे। 40 दिन और लेट होती तो मेरी जेआरएफ लैप्स हो जाती या फिर मुझे फिर से पास करनी पड़ती जेआरएफ। तो ये था, ये समस्या हर किसी ने फेस की है, मैंने भी फेस की है, आप भी फेस करो और धैर्यपूर्वक करो। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि कुलपति महोदय को हम एक लेटर लिखें और उस लेटर में ये लिखें कि जिनका मान लो प्रथम लिस्ट में नाम आया है वो प्रत्येक विद्यार्थी तो एडमिशन लेता नहीं है, कोई न कोई छोड़ ही देता है, या एक विद्यार्थी ऐसा है जिसका मान लो 2 यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हुआ है तो वो कोई न कोई एक यूनिवर्सिटी छोड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में एक सीट खाली हो जाएगी। तो कुछ साथी ये कह रहे थे कि हम एक लेटर लिखें कुलपति के नाम और उसमें ये लिखें कि इसकी दूसरी सूची भी जारी की जाए यदि आवश्यकता पड़े तो, है ना। तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि सर आप स्टूडेंटों को इस प्रकार का बोल दीजिए कि वो सभी लेटर लिखें कुलपति महोदय को और उसमें यही लिखें कि यदि आवश्यकता पड़े तो सेकंड सूची भी जारी की जाए। ठीक है। तो देखिए मैंने उससे मना तो नहीं किया, लेकिन मैंने हाँ भी नहीं की कि आप ऐसा कर सकते हैं। देखो, ऐसा कोई प्रावधान यूनिवर्सिटी ने तो किया नहीं है कि हम सेकंड सूची जारी करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा कोई नोटिफिकेशन में बात नहीं लिखी है। लेकिन भाई आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन के साधन हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एक लेटर लिख सकते हैं कुलपति के नाम और उसमें आप 2-3 मांगें आपकी रख सकते हैं, क्या पता आपकी मांगें मान ली जाए। आपको 2 मांग रखनी होंगी यदि आप ऐसा करते हैं। तो पहली मांग तो यही रखना कि सर दूसरी सूची जारी की जाए यदि कोई साथी जिसका एडमिशन हुआ है और वो ज्वाइन नहीं करता है तो। पहला ऑप्शन तो ये। और दूसरा ऑप्शन के रूप में आप ये मांग रख सकते हैं कि सर अभी आप वेटिंग लिस्ट भी जारी करें, है ना। जो लोग असफल हुए हैं उनके मार्क्स भी बताएं और उनका वेटिंग क्रमांक भी बताएं कि कौन सा विद्यार्थी किस वेटिंग में है। ठीक है, ताकि वो जैसे मान लो कोई 1 या 2 वेटिंग में चल रहा है तो उसकी संभावनाएं बनती हैं कि उसका नंबर आ जाए। ठीक है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट तो शायद छोड़ देते हैं या फीस जमा नहीं करवाते, तो उस चक्कर में आप लोगों को बुलाया जा सकता है। ठीक है, यदि कुलपति महोदय इस प्रकार के आपके लेटर को स्वीकार लेते हैं तो कुछ लोगों को जो है एडमिशन का और मौका यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का आप एक लेटर भेजकर और 2 मांगें आपकी रख सकते हैं। फिर बता सकता हूँ 2 मांगें कौन सी। एक मांग तो आप ये रख सकते हैं कि सर द्वितीय सूची जारी की जाए और दूसरी मांग ये रख सकते हैं कि जो साथी असफल हुए हैं उनके मार्क्स भी बताए जाएं और उनकी वेटिंग लिस्ट भी बताए, वेटिंग क्रमांक भी बताया जाए, है ना। तो इस प्रकार की मांग रखते हुए आप एक कुल सचिव महोदय को एक लेटर लिख सकते हैं और उसको भेज दें। आप स्पीड पोस्ट करवा दें, क्या दिक्कत है। आपका जो भी खर्चा होगा 10, 20, 50 रुपये का वो आप कर लीजिए। क्या पता आप मान लो 10, 15, 20 स्टूडेंटों के या 50 स्टूडेंटों के पत्र कुलपति महोदय को पहुंच जाएं ऐसे, तो
आपकी बात स्वीकारी भी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब सीटें खाली रहती है ना, तो यूनिवर्सिटी को भी प्रॉब्लम होती है ना। क्योंकि मान लो 50 सीट खाली रह गई, जैसे अभी करीब 29 सब्जेक्ट तो हैं अपने, 29 सब्जेक्टों में प्रत्येक सब्जेक्ट में मान लो 2 सीट भी खाली रहती है, एवरेज बता रहा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से 58 सीटें खाली हो जाएंगी। और 58 सीट खाली रहने का मतलब यूनिवर्सिटी को अपने आप को ये एक बड़ा नुकसान है ना। तो यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि 58 सीटें खाली हों, क्योंकि उसकी प्रोसेस वही रहती है, चाहे वो मान लो 500 लोगों को पीएचडी करवाते हैं तो 500 को करवाएं या 550 को करवाएं, यूनिवर्सिटी का उतना ही खर्चा होना है ना। तो यूनिवर्सिटी को इसमें भी नुकसान रहता है, सीटें खाली रहती हैं, तो इसलिए यूनिवर्सिटी जो है द्वितीय लिस्ट भी जारी कर सकती है यदि आप लोगों की मांग बड़े लेवल पे हो तो। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्या लिखना है ये यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक प्रारूप तैयार करके दे सकता हूँ, यदि आप अधिकांश लोग चाहते हैं तो। ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हो मैसेज कि सर कैसे क्या एप्लीकेशन लिखें, हम भेजना चाहते हैं कुलपति महोदय को, तो आप भेज देना, मैं आपको एक अच्छा एप्लीकेशन बना के दे दूँगा। ठीक है, एक प्रार्थना पत्र लिख देंगे बढ़िया सा, उसमें एक अच्छी भाषा शैली का प्रयोग मैं कर दूंगा, तो आप अपने स्तर पे उसमें आपकी डिटेल्स ऐड करके और आप भेज सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मेरा विचार भी नहीं है, किसी स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर आप स्टूडेंटों को इस प्रकार का सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सुझाव मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, मेरा भी क्या जा रहा है, मैं एक सुझाव दे देता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मानिए, नहीं अच्छा लगे तो आप रहने दीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात को यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट भी करे, लेकिन क्या पता एक्सेप्ट कर ले तो कुछ लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, इस प्रकार का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अंतिम रूप से मैं एक बार फिर यही कहूँगा, पहली चीज़ तो ये कि असफलताओं को स्वीकारना सीखें, असफलताएं ही वो गुरु हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। ठीक है, एक इंसान ध्यान रखना सामान्य परिस्थितियों में जितना सीखता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो विपरीत परिस्थितियों में सीखता है, अपनी असफलताओं से सीखता है। और जैसे हमारा तो सब्जेक्ट ही इतिहास है, और हम तो इतिहास को पढ़ते इसलिए हैं कि हमें ये पता चल सके कि हमने पहले गलती किस सिचुएशन में की थी, ताकि उस सिचुएशन को हम पढ़ें और उस गलती को फिर से ना दोहराएं जो हमने पहले की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने आप को देखें, परखें, अपना इतिहास पढ़ें और अपनी गलतियों को टटोलें कि मैंने आखिर कहाँ गलती की थी। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, हमारी नज़र में अच्छा था, वो सामने वाले की नज़र में अच्छा नहीं था। और ये भी बात दिमाग से निकाल दें कि सब कुछ घोटाला होता है, सब कुछ फिक्स है पहले से ही। अरे मेरे इतने सारे जानकार हैं जिनका कोई लिंक नहीं था, और मतलब उन्होंने बस तैयारी अच्छी की थी तो उनका हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लिंक वालों का ही होता है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका हुआ है, नेट वालों का भी हुआ है, ओनली पीएचडी क्वालिफाई थे उनका भी हुआ है, जेआरएफ वालों का भी हुआ है, और जेआरएफ वाले रहे भी हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कैसी मिल रही है इस चैनल पे जानकारी उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।